बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल की सेमिनार एंड सिंपोजियम कमेटी और लीगल एजुकेशन कमेटी की तरफ से हम खुशामदीद तमाम दोस्तों को करते हैं। देखिए ये जो बार वोकेशनल कोर्स का हमने मामला शुरू किया हुआ है, इसके अंदर किताबें और लेक्चर्स वगैरह तो अपनी जगह पे, लेकिन थ्रू आउट हम आपको बार बार ये कहते हैं कि वकालत सिर्फ करने से आती है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर, और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, प्रैक्टिकल लेक्चर और खड़े होके बुलवाना। आपका जहन इस लेवल के ऊपर चलता है कि जो आप सिर्फ किताब पढ़ के या लेक्चर के नोट्स लेने से नहीं होगा, आपका अपना जहन उस चीज के ऊपर चल रहा होता है, तो उसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर ट्रेनिंग करते हुए मैंने किसी को देखा है, वो हमारे भाई मिकदाद मेहदी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड अब्यूज़ के मामलात के ऊपर इनकी मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, पीसी के अंदर या वारी के अंदर बीच में सेटअप थी। वहाँ पे जिस लेवल पे जिस अंदाज में ये पढ़ाते रहे, मैं हैरान रह गया कि पाकिस्तान में भी इस तरीके से होती है। मैं खुद एक बैरिस्टर हूँ और बार की ट्रेनिंग मैंने बाहर से इंग्लैंड से हासिल की हुई है। वहाँ पे जिस लेवल के ऊपर किया जाता है, और वो उस अंदाज की ट्रेनिंग नहीं कि वो कि बर्गर अंदाज के अंदर के जी वकालत करनी से खा नहीं रहे। ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिकली किस तरीके से वकालत करते हैं, वो अगर मैंने किसी को करते हुए देखा तो मिकदाद मेहदी साहब और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को करते हुए देखा, तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमने ये हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हमने रिक्वेस्ट की और ये कल कराची के अंदर थे। कराची के अंदर कराची के पुलिस वालों को ये लेक्चर देने के लिए और वहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इनको सिंध में बुलवाया हुआ था, और पंजाब बार काउंसिल की इनविटेशन के ऊपर ये कल रात को ही यहाँ पे पहुंचे हैं, और ये हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर लेक्चर देने के लिए यहाँ पे, लेक्चर नहीं ट्रेनिंग करवाने के लिए आए हैं कि जो आपको हमने बताया बार वोकेशनल कोर्स की सारी थ्योरी और सारे का सारा मामला ये है कि वो चीज़ आपको सिखाई जाए जो आपकी वकालत की इब्तदा के अंदर आपके लिए लवाजमात में हो, और जिस नौयत के मुकदमे आपको शुरू में बहुत मिलते हैं। हाँ, हमने मर्डर अपील्स वगैरह भी थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी काम वगैरह किया, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको आज का दिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 22 से 22 भी उस पर भी अभी हमने आपको लेक्चर दे के हटे। और दूसरा काम जो आपको फौजदारी की साइड पे मिलेगा 489F का, चेक्स के मामलात के ऊपर, चेक्स के डिसऑनर के मामलात के ऊपर। तो हमने मिकदाद साहब से रिक्वेस्ट की कि ये मेहरबानी करके हमें ट्रेन 489F के ऊपर करवाएं, जैसे कि पहले भी आपसे बहस करवाते हैं, आज फिर उस तरीके से करवाएंगे। हमारी खुशकिस्मती हमारे दरमियान मिकदाद साहब मौजूद है। नाउ ओवर टू मिकदाद मेहदी साहब, वो हमें आज करना क्या है और किस तरीके से करना है उस पर गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच जी। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ पंजाब बार काउंसिल की दोनों कमेटीज़ का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है आपके साथ इंटरेक्ट करने का। अदरवाइज़ मैं तो एक स्टूडेंट हूँ लॉ का, एक छोटा सा। कोशिश करते रहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स में शमूलियत इख्तियार करने की। रिसेंटली अभी हमारे सेशंस चल रहे थे पुलिस अकेडमीज़ के अंदर। मेरा लास्ट वीक जो था वो 3 डेज़ की ट्रेनिंग थी पूरी जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर। पुलिस आईओज़ के साथ लाहौर के सारे शामिल थे, गुजरांवाला में थी। इस तरह से वो हमारा सिलसिला चलता रहता है। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम सैयद मिकदाद मेहदी है। मेरा इस वक्त जो पोर्टफोलियो है वो ये है कि मैं इस वक्त अमेरिकन बार एसोसिएशन के साथ एज ए नेशनल कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। हम मुख्तलिफ जुडिशल अकेडमीज़ के अंदर, पूरे पाकिस्तान की फेडरल जुडिशल अकेडमी, KP जुडिशल अकेडमी सिंध और पंजाब के अंदर, इसके अलावा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और बार काउंसिल्स के साथ कोशिश करते हैं। लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाता, तो फिर जैसे सर अहमद पर्सनली कोई काविश उनकी होती है और उनकी कंट्रीब्यूशन से हम कुछ ना कुछ कर पाते हैं लॉयर्स के लिए। अदरवाइज़ थोड़ा सा मसला है यहाँ पे, लर्निंग ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते इस किस्म की चीज़ों को, वो बर्डन समझते हैं या क्या और मसाइल हैं। खैर, ये इतनी ज़्यादा खुशी की बात है, ये जो हमारा आज का सिलसिला शुरू हो गया है पंजाब बार के अंदर, और पंजाब बार इसमें लीड कर रहा है। मैं सिंध जुडिशल अकेडमी में भी रहा और सिंध जुडिशल अकेडमी के साथ साथ सिंध बार काउंसिल के साथ भी इंटरेक्शन होता रहा, और वो बड़ी देर से ये प्लान कर रहे थे। KP जुडिशल अकेडमी में मैंने पर्सनली देखा कि वो हर साल 1 से 2 कोर्स लॉयर्स के लिए अरेंज करते हैं, लेकिन वो बहुत शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। इस तरह से कम्प्रीहेंसिव जो डिज़ाइन किया गया है, मैं इस पर आप जो पंजाब बार काउंसिल की लीडरशिप को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और ग्रेटफुल हूँ कि आप लोगों को ये मौका मिला। ये हमारे पास मौका नहीं था जब आज से 15-16 साल पहले हम आए, तो आए हमारे सीनियर के हमारे पास सीखने के लिए ऐसा कोई वो जगह या ऐसा कोई मौका मौजूद नहीं था। खैर, वक्त के साथ साथ
ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। जैसे हमारी लीडरशिप है अहमद फ़यूम साहब, ये हमें गाइड भी करते हैं, लीड भी करते हैं, मामलात में सपोर्ट भी करते हैं। और इनकी सपोर्ट इतनी ज़्यादा है, मैं जैसे ये अभी बता रहे हैं, हमने पीसी में एम्प्लॉयर्स के लिए कुछ प्रोग्राम अरेंज किए, तो ये सुबह भी चक्कर लगाते थे, दोपहर में भी चक्कर लगाते थे और शाम में भी चक्कर लगाते थे। तो इनकी सुपरविजन और इनकी जो हौसला अफजाई थी, उसकी वजह से बड़ा मोराल जो है वो बूस्ट होता है और हाई होता था। तो इसी तरह आज इन्होंने मुझे फोर्स किया कि आपने लाजमी आना। मैं समझ रहा था कि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं, मैं सर आप सीनियर्स इतने मौजूद हैं, इतने लेक्चर्स आप ले चुके हैं, इतनी चीज़ें आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा नहीं आपने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। खैर मैं देखता रहा, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं इनका फेसबुक फॉलो करता हूँ। आपने बहुत चीज़ें सीखी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक चीज़ें जो है वो यहाँ पर सेशन लिए, आपने इंटरनेशनल लॉ से मुतालिक लिए, आपने जो है हमारे म्यूनसिपल लॉज उनके मुतालिक जो प्रैक्टिकल जिनकी ज़रूरत पड़ती है, अभी जो लेक्चर आपका चल रहा था 22 से 22 के ऊपर, ये सारी चीज़ें से आप गो थ्रू हो चुके हैं। आज हम जो कोशिश करेंगे कि 489F को प्रैक्टिकली एक जुर्म है जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर है 489F, आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे कि कैसे एज अ कंप्लेनेंट साइड, एज अ जो है डिफेंस साइड और बीइंग अ जज आप कैसे उस पर जो है वो आपने जो भी लर्निंग अब तक हुई है उसको आप प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस पर हम अपना फीडबैक भी देंगे आपको और कोशिश करेंगे कि हम दो तरफा प्रोसेस से सीखने की कोशिश करें और सिखाने की कोशिश करें। तो ये आज का जो हमारा वो टॉपिक होगा। हमें जो टाइम दिया गया है वो 1 बजे तक है, हम कोशिश करेंगे कि इसी के टाइम के अंदर रहकर जो है वो अपना ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करें। तो हम फॉर द टाइम बिंग 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। 2 ग्रुप्स जो है वो फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरा ख्याल है ये ग्रुप तो पूरा है, ये ग्रुप अगर आधा इधर चला जाए आधा इधर चला जाए तो हम जो है वो इस मूड को स्टार्ट कर सकते हैं। अब करना क्या है कि एक ग्रुप जो होगा उसको हम एक कंप्लेंट देंगे और जो एक दूसरा ग्रुप होगा बी ग्रुप ए और ग्रुप बी, और फर्दर वो 3 ग्रुप्स में आपस में डिवाइड होंगे, ठीक है। अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक, जो कंप्लेनेंट साइड पे जाना चाहता है वो उधर चला जाए, जो डिफेंस साइड पे जाना चाहता है वो उधर चला जाए, और जो एडजुडिकेट करना चाहता है बीइंग अ जज वो उस साइड पे चला जाए। अपनी चॉइस है आप लोगों की, ठीक है। अगर आप खुद ही कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं आके करवा दूंगा 1 2 3 के जरिए से या किसी और तरीके से, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना है और फिर जो है वो प्रपोजिशन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जो केस दिया जाएगा, आपको जाहिर प्रोसेस अब तक समझ आ चुका है कि आप कब कंप्लेंट में जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने और कब FIR दर्ज करवाते हैं। 22 से 22 की के जरिए से आप कब कितनी कोशिश कर सकते हैं FIR दर्ज करवाने की। अगर नहीं होती तो आपके पास जो रेमेडी मौजूद होती है वो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ों से आप गो थ्रू हो चुके हैं ऑलरेडी। तो यही आज इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एक साइड पे FIR और एक साइड पर कंप्लेंट है, ठीक है। अली रजा शेख हैं मेरे जो है वो सीनियर हमारे ऑफिस में एसोसिएट हैं और तकरीबन 6-7 साल से प्रैक्टिस में भी हैं। ये भी आपकी मदद करते रहेंगे हमारे साथ। आज सेशन में सपोर्ट भी करेंगे। अली ने सारा ये जो इसकी लॉजिस्टिक्स थी वो प्रिपेयर की हैं। तो अली प्लीज़ सर, अगर आप बैठ के आपको करना पड़ेगा। आप इनसे बेल आर्ग्यू करवा रहे हैं कि आप आज क्या करवाएंगे? अच्छा, अब आपने करना क्या है कि ये पूरा एक किस्म का ट्रायल है, लेकिन चूंकि टाइम हमारे पास कम है, आपने मूड्स ऑब्वियसली लॉ कॉलेज या लॉ स्कूल्स में भी किए होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मोस्टली वहाँ पर हाई कोर्ट के लेवल के मूड्स करवाए जाते हैं, डिसाइडेड केस के ऊपर जो है वो मूड्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपके पास एक कंप्लेंट है, आपने कंप्लेंट फाइल कर दी, ठीक है। आपके पास एक FIR है, FIR लॉन्च हो गई और उसका चालान सबमिट हो गया। ये प्रोसेस आप कर चुके हैं। जो कोर्ट होगी वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्विकली जो है वो करने के बाद अपना ट्रायल प्रोसीड करेगी, ठीक है। कॉपी सप्लाईज हो चुकी हैं, सपोज हम कर लेते हैं कॉपी सप्लाई। अब आपने फाइनल आर्गूमेंट्स करने हैं, आपके पास जजमेंट्स भी कुछ मौजूद होंगे। आपने खुद से ढूंढना है कि कौन सी आपकी जजमेंट आपके वर्जन को जो है वो सपोर्ट कर रही है। मे बी वो डिफेंस वाली साइड की हो और मे बी वो कंप्लेंट साइड की हो, ठीक है। आपने वो भी ढूंढनी है। उसके लिए हम आपको कुछ जजमेंट्स भी देंगे, आपने खुद उसमें से तलाश करनी है कौन सी मेरे वर्जन को सपोर्ट कर रही है। समझ आ रही है इस बात की? तो ये आपने जो है वो प्रोसेस अडॉप्ट करना है और आपने फाइनल आर्गूमेंट्स करने हैं। और करना किस पे है, तैयार आपने ग्रुप वर्क करना है चूंकि, तो आपका जो तमाम ग्रुप वर्क है वो एक चार्ट पेपर के ऊपर, चार्ट पेपर अवेलेबल आपने कागज पे चलें वो जो है
हम उस पर कर सकते हैं, कागज़ के ऊपर कर सकते हैं। आप FIR के कंटेंट्स देखें, आप उस पर जो है रेलिवेंट सेक्शंस देखें, आप जो आपकी रेलिवेंट जजमेंट्स बनती हैं उस जो स्पोर्ट में यूज़ करना चाहते हैं, और जो आपके फैक्ट्स हैं उनको देखकर आप इसको आर्ग्यू करेंगे। ठीक है, ये 5-6 चीज़ें आपने इन राइटिंग में निकाल लेनी है। ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर और भी हम कोशिश करेंगे। एक एप्लीकेशन होती है, मोस्टली हम ट्रायल के दौरान देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मिनिस्ट्रियल ट्रायल है या सेशन में ट्रायल है तो हम एक्विटल की एप्लीकेशन देते हैं कि ये फैक्ट्स सामने मौजूद हैं या ये जो है अब तक सामने चीज़ आ चुकी है, तो इन बेसिस के ऊपर इसको एक्विट कर दिया जाए। वो एक्विटल की एप्लीकेशन प्रैक्टिकली आपने लिख के दिखानी है। ठीक है, एक्विटल की एप्लीकेशन का रेलिवेंट सेक्शन आपने बताना है कि अगर मिनिस्ट्रियल कोर्ट के सामने आपकी प्रपोजिशन कौन सा सेक्शन अप्लाई करके CRPC का आप वो एप्लीकेशन लिखेंगे, वो लिख के दिखानी है आपने। ठीक है ना, जो आपका डिफेंस साइड है वो लेकर आएगी। और इसी तरह कोर्ट जो जजेस बनेंगे वो अपना जजमेंट भी पास करेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड जजमेंट आप इस साइड पे ही रखिए। किस साइड पे? आप खुद बनिए। अच्छा, हम बन लेंगे, चलें ठीक है। इस पर जजमेंट जो है वो हम कर लेंगे, और जो आप एप्लीकेशन लेकर आएंगे उसको हम देखेंगे, फिर आपके आर्गूमेंट सुनेंगे और उसके बाद हम जजमेंट पास करेंगे कि आपके आर्गूमेंट्स में कितना वजन था और किसको रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, ये आज का किसी को अगर समझ नहीं आई तो दोबारा बता सकते हैं, अदरवाइज हम इसको स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर आप शेयर करें। जी अली, चलें वो मीनवाइल आ जाते हैं ना, इन्होंने आपस में इकट्ठे ही बैठ के करना है ना। जितने आप एक सेट तो आप दे दीजिए। मैं नीचे सर वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आ रहे हैं, ज्वाइन कर लेंगे सर। प्रोसिक्यूशन सर ये 489F का मुकदमा है। ये मुकदमा नंबर है जी 308/2022, थाना मॉडल टाउन है, जिला लाहौर। तारीख व वक्त वकूआ है 2/12/2021 और तारीख व वक्त रिपोर्ट है 8/5/2022। जी सर, लेकिन उसके दौरान हम जो है ना कोशिश करते हैं रीपेमेंट की, तो इनके साथ हमारा जो सेटलमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये डिले हुआ है। मुस्तगीस जो है इसमें अब्बास है, कंपनी का नुमाइंदा है जी, और इसमें जो है ना उसने इल्ज़ाम लय को रकम उधार दी थी। और जी मैं जी सर, जनाब अली SHO थाना मॉडल टाउन दरख्वास्त बमदार किए जाने मुराद मुकदमा बर खिलाफ XYZ मकान ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ और साहिल के ज़िम्मा कंपनी हाजा के तमाम कानूनी मामलात हैं और साहिल कंपनी में इल्ज़ाम XYZ हसैन बतौर बैंक राइडर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। ये कि इल्ज़ाम ने कंपनी से मुबलग 4,84,000 रुपये हदार में लिए हुए थे। इसके बाद इल्ज़ाम ने 2 चेक नंबर 1 नंबरी फला मोरखा मुबलग 2,42,000 रुपये, चेक नंबर 2 मुबलग नंबरी फला और मोरखा रकम मुबलग 2,42,000 रुपये जब साहिल ने अपनी कंपनी के अकाउंट में जमा करवाए तो रकम कम होने की वजह से डिसऑनर हो गए। इसके बावजूद भी साहिल इल्ज़ाम से बार बार रब्ता करता रहा, आपके चेक से डिसऑनर हो गए हैं, आप मेरी कंपनी की रकम वापस कर दें। लेकिन साहिल ये तो लाल से काम लेता रहा और मज़कूरा वाला रकम देने से इनकारी है। लिहाजा जनाब से इस्तदा है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सर इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं अर्ज करना चाहूँगा। जब हम 489F को देखते हैं सर, तो उसमें एक तो उसका इंग्रेडिएंट ये है कि डिसऑनेस्टली इशूड अ चेक अक्यूज अगर करता है, और उसमें दूसरा उसका पार्ट है टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन और फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन।
तो क्योंकि इसने हमसे लोन लिया था और इसने उसके इवज में हमें चेक साइन करके दिए हैं। तो हाँ जी, जो हमने प्रेजेंट किए हैं तो ये डिसऑनर ऑन प्रेजेंटेशन डिसऑनर हो गए हैं, तो ये ऑफेंस मेड आउट होता है। जी सर। जी सर। सर रीडर तो गए। ये स्लिप है सर डिसऑनर की। तो जब हम चेक लेके गए हैं बैंक में तो इनके अकाउंट जो है इनसफिशिएंट बैलेंस था, जिससे जो है ये डिसऑनर हो गया। सर पहला 2/12/2021 2/11/2022 को सर हुआ। जी सर। इसी डेट पे 30/12/2021 नहीं वो तो नहीं सर, ये कॉपी एक ही थी सर, 2011 कॉपी एक ही डिसऑनर की लगी हुई है सर, एक चेक की। अच्छा जी, ठीक है जी जी, 2/11 ठीक हो गया। जी सर। जी सर, 2/11/2022 को। जी सर। तो अकॉर्डिंग टू 489 F PPC जो हमारा जो है ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, तो ठीक है जी, और इसको जो है ना अकॉर्डिंग टू लॉ कन्विक्ट किया जाए अक्यूज पर्सन को। अब ये ट्रायल ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया, मैंने आपको काफी प्रोवाइड कर दी सर, पूरे केस की। ऑनरेबल कोर्ट की इजाज़त से 2-4 चीज़ें प्रोसिक्यूशन साइड से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक तो सर मैं आपको कह रहा हूं आपको काफी। जी सर, अब हम ट्रायल चार्ज फ्रेंड प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है जी। और ट्रायल में अब आप अपना जो आर्ग्यूमेंट करेंगे, आपको जो भी एविडेंस है उसको प्राइस करना सर इसमें अब मेरे फादर भाई जो है इस चीज़ पे बहस करेंगे कि इसमें डिले इन FIR है। डिले सर हमारे फॉल्ट पे नहीं है, हमारे साथ जाती हम उसके पीछे लगे रहे कि हमारे साथ आपने ये जाती कि हमें पैसे दो, वो हमें लातो लाल से काम लेता रहा। जब वो इनकारी हुआ तो फिर हमने कोर्ट का या स्टेशन का जो है ना दरवाजा जो है वो खटखटाया कि ये इसने इस बंदे ने हमारे साथ जाती की है। और उसके बाद सर जो चेक थे उस पे इस अक्यूज के साइन थे, सिग्नेचर थे, उसने हमें करके दिए कि ये जनाब जो है आप जाके कैश करवा लें। एक तो सर ये हमारी एविडेंस बनती है। सर इसमें हमारी एविडेंस एक तो FIR है और दूसरे नंबर पे जो इन्होंने चेक दिए हैं, और तीसरी जो है ना उनकी डिसऑनर जो स्लिप है। ये तीन जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जी जी। जी सही। तो सर कैश दिया था, तो कैश के लिए अब उसका ये जो उसने हमें चेक दिया है ये उसका एडमिशन है कि मैं लोन ले रहा हूँ, इसलिए हमें उसे चेक दिया है। सपोज अगर मेरे से कोई बंदा मुझे कहता है भी आप ये चेक साइन करके दें, ये तो सर हम दलाल जी फर्दर डॉक्यूमेंट्स हम कंपनी से रब्ता कर रहे हैं, तो जैसे ही हमें प्रोवाइड होते हैं जनाब ऑनरेबल कोर्ट को हम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं।
ठीक है कोई भी एक्सपर्ट की एग्जांपल दे सकते हैं कि ठीक है रिसीट जो है हमारे पास थी जो हमने साथ सबमिट कर दी है जी सर रजिस्टर में लिखी हुई है अकाउंट बुक में लिखी हुई है इसके ऊपर आपका सारा केस है कि आपने कोई अमल की सजा नहीं मानी है ना कि पैसे वापसी की का तकाजा आपका उसके लिए टोटल आपने रिकवरी का सूट टोटल सेपरेट कोर्ट के इजाजत से आपने दलाल का आगाज किया। सर मैं मौजूद कोर्ट के सामने पहले तो FIR के कुछ पॉइंट कहना चाहूँगा। ये इसमें है कि 4,84,000 मोहर उधार लिए हुए थे, उसमें कोई डेट मेंशन नहीं है, कोई बंदा मेंशन नहीं है जिससे लिए थे, कोई स्लिप मेंशन नहीं है किस सूरत में लिए थे, नगद लिए थे तो कंपनी चेक लिए थे, अगर चेक के थ्रू लिए थे तो कोई चेक नंबर मेंशन नहीं है, ना वो डेट मेंशन है। पहला पॉइंट मेरा इसमें ये है। दूसरा ये है कि बंदा कंपनी में काम करता रहा, जब वो कंपनी छोड़ के चला गया फिर ये FIR कराई गई है जो बात नीति पे मबनी है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको आप किसी भी जॉब पे हायर करती है तो आपका कोई ना कोई चेक या कोई ना कोई चीज़ आपसे पर नोट, क्योंकि आपको लाखों रुपए का लेन देन कर रहे होते हैं उस कंपनी का, तो आपसे कोई ना कोई चीज़ गारंटी लेती है। तो ये गारंटी के चेक थे, गारंटी के चेक पे FIR नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की मौजूद सुप्रीम कोर्ट की इस पर अथॉरिटी या रूलिंग है, वो मैं मौजूद कोर्ट के सामने अभी पेश कर दूँगा। उसके अलावा मेरी बरियत की दरख्वास्त है जिस पे मैं बहस करना चाहूँगा। चेक पे गारंटी नहीं है, लेकिन जो भी कंपनी हायर करती है लिखो हुआ इसमें यह भी नहीं है ना, इनकी जो FIR में उसमें मेंशन नहीं है कि लेन देन किस चीज़ का था, किस लिए उन्होंने चेक हमने दिए। कहीं उस पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो वो हमें हमारे फाजिल कौंसल हमें दिखा सकते हैं, कोई भी उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है। इसके अलावा जो मेरी बहस का आगाज़ है इस चीज़ पे एप्लीकेशन एक्यूटल की जो मेरी एप्लीकेशन है, योर ऑनर जनाब के पास हक़ाइक़ जानने का वाहिद तरीका है वो है थ्रू IO। इन्वेस्टिगेशन के जरिए आप हक़ाइक़ का जायजा ले सकते हैं, जान सकते हैं, दूसरा और कोई तरीका नहीं। और IO ने कंपनी के जरिए जो रकम उसको दी गई वो साबित नहीं हुई, ये IO ने अपनी तफ्तीश में ली है और इसी बेस पे हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, ज़्यादा इसको बरी किया जाए। हम थोड़ी सी बहस करेंगे। जी सर। सर अमाउंट जो है ना वो कैश में दी गई थी, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है ना इतनी, जब उसने हमें एवज में चेक साइन करके दे दिए हैं तो इसका मतलब है वो अमाउंट ले चुका। तो दूसरे नंबर पे मेरे भाई ने कहा जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उन्होंने जो भी रिकमेंड किया है कोर्ट को, इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। पुलिस की कोई भी प्रोसीडिंग वो जस्ट उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट पे वो बाइंडिंग नहीं होती। तो मेरी हम्बल सबमिशन है कि इनको इस केस में जो है ना इन पे कनेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने डिसऑनेस्टली चेक जो है इशू किया है और लोन के बदले में है। सर मैं भाई की सिर्फ एक बात का जवाब देना चाहूँगा कि भाई ने कहा कि पुलिस जज साहब जो है वो बाउंड नहीं होते तफ्तीश के, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जज साहब के पास हक़ाइक़ जानने का और तरीका ही कोई नहीं है और जरिए ही कोई नहीं, अगर होता तो वो ज़रूर करते हैं। सर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी हो सकती है, उसके लिए कोई भी आप कमीशन भी अपॉइंट हो सकता है, कोई इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं कोर्ट के पास, कोर्ट खुद भी इंक्वायरी कर सकती है।
जी सर डिफेंस के 2-3 सवालों का जवाब देना चाहूँगा। एक तो मेरे फादर भाई ने कहा कि स्लीप मेंशन नहीं की या चेक नंबर नहीं दिया। हमने ऑलरेडी FIR में चेक नंबर जो है वो मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद सर इन्होंने कहा कि छोड़ने का कोई यानी कि वो छोड़ चुका था। अब फैक्ट्री में काम करता था या उस जहाँ पर वो वर्क करता था उसका कोई सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है छोड़ने का, या उसने कोई डॉक्यूमेंट्स पेश किया हो इन दी एविडेंस कि ये मैं डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहा हूँ कि मैं ये रिज़ाइन कर रहा हूँ इस फैक्ट्री से। और उसके बाद मेरे फादर भाई ने ऑलरेडी उसका जवाब दे दिया है कि जो IO है उसके अलावा भी जो है आप तफ्तीश या कोई किस चीज़ को जानने के लिए कोई कमीशन मुकर्रर कर सकते हैं। जी जी जनाब दूसरा जो है लॉ अथॉरिटी मैं पेश करना चाहता हूँ 2006 YLR 23 पेज नंबर, जिस 2006 YLR 23 इसमें ये है कि अगर अक्यूज हैड टू फेल पॉइंट आउट एनी मेलाफाइड और अल्टीरियर मोटिव ऑन पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन टू फॉल्सली इन्वॉल्व हिम इन द केस, जो कि डिफेंस कौंसल ने ऐसा कोई भी बात एक्सप्रेस नहीं की बिफोर द कोर्ट कि वो उनको अल्टीरियर मोटिव या मेलाफाइडली इन्वॉल्व किया गया। दूसरी एक अथॉरिटी पे पेश करना चाहता हूँ 2016 YLR 93, जिसमें लोनी जो है उसने नोइंगली चेक इशू किया है फॉर द स्पेसिफिक डेट भी मेंशन किया है चेक पे, और उसे पता था कि जितनी पेमेंट वो ले रहे हैं उतनी उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने चेक इशू किया। तो ये मेरी नहीं, ऐसे ही कोई मतलब ऑन रिकॉर्ड बात नहीं है कि वो फैक्ट्री छोड़ के होंगे। जी ये पैसे गए कैसे? अभी फैक्ट्री है, कोई भी कंपनी का जो भी नुमाइंदा होता है वो पैसे कैसे ले सकता है? मैं अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं और मैं आपका एक एम्प्लॉय, आपको आगे मुझे लोन चाहिए, आप कहेंगे इसका एक प्रॉपर फॉर्म। जब आप एक सैलरी अपनी कंपनी के थ्रू दे रहे हैं, बैंक के थ्रू दे रहे हैं, और आप एक फॉर्म के थ्रू जाएंगे तो मैं एक एप्लीकेशन करूँगा, मैं आपको एप्लीकेशन लोन के साथ मुझे एक लोन चाहिए और लोन के बाबत मैं आपको चेक दूंगा। जी, आया ये कंपनी पॉलिसी का हिस्सा है? कंपनी पॉलिसी का हिस्सा है तो उन्होंने चेक दिया है सर, और दूसरा चेक उन्होंने जो मतलब जितनी पेमेंट उन्होंने रिसीव की है जी, जितनी पेमेंट उन्होंने जब चेक इशू जब उसको कोई भी लोन इशू करती है ना जी, मोस्टली वो इन कैश नहीं देती। आपके भाई से किसी को कैश दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉलिसी हर कंपनी की बता रहे वो इदारा अपना कोई भी बना सकते हैं, लेकिन आपने इस पॉलिसी को वो लेकर आ जाए पॉलिसी पॉलिसी है, फिर इन राइटिंग एप्लीकेशन जाएगी, 5 बंदे अप्रूव करेंगे, डायरेक्टर से अप्रूवल मिलेगी, उसके बाद पैसे थ्रू प्रोजेक्ट ये पॉइंट आपने पहले से चलिए हम आपका मेरे दोस्त कह रहे हैं कि ये लोन है, तो लोन के लिए कोई फॉर्म वगैरह होगा कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक, तो वो फॉर्म मेरे मौजूद प्रोसिक्यूशन ने अभी पेश नहीं किया। मैं फॉर्म से दरख्वास्त करूँगा वो फॉर्म पेश करें अगर हमने कोई लोन लिया है, उस पर जिस डेट को हमें सेक्शन हुआ है लोन, वो डेट हमें बताएं कि उस डेट को सेक्शन हुआ है। अगर वो फाजिल दोस्त कह रहे हैं कि थ्रू कैश हुआ है, तो कैश की कोई रसीद होती है, कैश मेमो होता है, हमारे वहाँ पे सिग्नेचर होने चाहिए, वो चीज़ उन्होंने अभी तक पेश नहीं की, जो बदनीति पे मबनी है, मुलाफाडी पे मबनी है। तो इसमें मैं मौजूद अदालत से बड़े अदब से सबमिशन करूँगा कि मेरे क्लाइंट को बाइज़्ज़त बरी किया जाए और इस केस को यहीं ख़त्म किया जाए। दूसरी बात सर, ये जिस जगह पे बैठकर पैसे दिएगा वो जगह भी मेंशन नहीं की, इमाम है चीज़ें
ना ही वो उस जगह को पैसे देते वक्त कोई गवाह भी नहीं इसमें शामिल किया गया, और ना ही वो जगह मेंशन की गई, और ना ही प्रोसिक्यूशन आपने ये एस्टैब्लिश करना है ड्यूरिंग ट्रायल आपने ये चेक दिए थे। ये मैं जैसे पहले अपनी बहस के स्टार्ट में अर्ज कर चुका हूँ कि हर कंपनी की एक पॉलिसी होती है जिसमें आप कोई भी जॉब अवेल करते हैं तो कंपनी गारंटी के तौर पे आपका कुछ ना कुछ लेती है, जैसे आप पर नोट, प्रोमिसरी नोट, क्योंकि कंपनी के आप लाखों रुपए का लेन देन कर रहे होते हैं, तो ये कंपनी की पॉलिसी और पॉलिसी के तहत ही कंपनी ने अवेल किए थे चेक। तो लेन देन है, मैं बैंक में हज़ारों रुपए जमा करवाने के लिए डेली कंपनी के जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, तो ये चीज़ें इसीलिए कंपनी ने ये मेरे चेक अपने पास हैज गारंटी रखे थे। चेक के ऊपर गारंटी नहीं लिखा हुआ, लेकिन जिस दिन मैंने जॉब ऑफर की थी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ये चीज़ें जमा करवाई थी कंपनी में, कंपनी की पॉलिसी पढ़ें तो उसमें गारंटी चेक शामिल है। कंपनी में वाकया छोड़ चुका हूँ, मैंने दरख्वास्त इस पे दर्ज दी हुई है जो मैं मुअज़्ज़ज़ कोर्ट के सामने पेश करूँगा, लेकिन मुझे अभी तक मेरे चेक वापस नहीं किए गए। हमारी तरफ से ये मैं अपना जो ऑफर लेटर है या एक्सेप्टेंस लेटर मैं मुअज़्ज़ज़ कोर्ट के सामने अभी जमा करवा देता हूँ, उस पर वही डेट है जो मैंने बताई है। सर जब मैं अर्ज करता हूँ सर, जब एक कार्रवाई वो फर्जी की जा रही है उसमें डेट्स का होना ना होना या कोई और डेट्स होना ये मैटर नहीं करता। सर मैं वही बात करूँ, वो भाई ने जो आर्गुमेंट किया कि जब सोचते हैं सारे के लिए है कि आप वो पॉइंट्स पे सोचें कि वो सर मैं कैसे बात सकते। सर मैं उसी कॉन्टेक्स्ट से बात कर, जिस तरह भाई ने कहा कि जब मैं ज्वाइन कर रहा था तब ये दिए गया, तब तो ये फर्जी थी ना, उस वक्त उस पर डेट लिखना ना लिखना होना या ना होना ये मैटर नहीं करता। और एक और चीज़ मैं अदालत की इजाज़त से ऐड करना चाहूँगा कि ये चेक जो थे वो ओपन थे, कंपनी ने खुद उस पर फिल किए ये सारी चीज़ें, ये और ओपन चेक थे कंपनी पॉलिसी के मुताबिक, उस पर कंपनी ने खुद अमाउंट आपके सिग्नेचर जो सिग्नेचर होते हैं जब भी चेक दिए जाते हैं उस पर सिग्नेचर होकर चेक पे करके दिए जाते हैं। अगर जी इन्होंने अगर ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने मतलब चेक जो दिए थे वो एज अ गारंटी चेक दिए थे, तो जब ये कंपनी छोड़ दिए थे तो इन्होंने कोई भी ऐसी एप्लीकेशन मूव नहीं गई कि कैंसिलेशन ऑफ चेक, तो इससे ये मतलब साबित होता है कि इन्होंने कोई एज अ गारंटी चेक नहीं दिया जो मतलब ये बाद में कह सके कि हमने एज अ गारंटी चेक दिया है, और ना ही ऐसी कोई एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड है कि जो इन्होंने कैंसिलेशन ऑफ चेक एप्लीकेशन। टू सम अप सर, जी सर जो चेक पे अमाउंट लिखी हुई है वो कह रहे हैं गारंटी के तौर पर दिए 4,84,000, तो मैं पूछना चाहता हूँ गारंटी के लिए सिर्फ एक बंदे को रखना है, सिर्फ इतनी कम और रैंडम अमाउंट क्यों? रैंडम अमाउंट लिखी 5 लाख या 10 लाख, पॉलिसी के मुताबिक तो लाखों में या एक रैंडम अमाउंट नहीं होगा, तो इस पे रैंडम अमाउंट लिखी है जो कि आधार में आ सकता है। और दो डिफरेंट चेक लिए हैं ना जी, दो 282 और 282 अलग-अलग है दोनों चेक, 242, तो ये डिफरेंट टाइम पे जो है ना वो लोन लिया गया है, तो उसके एवज जो है चेक साइन करके दिए गए हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है अभी कंपनी की तरफ से कोई अपना इसके फुल केस ऑफ कन्विक्शन बढ़ रहा है सर, तो ये हमारी कोर्ट से अमल सबमिशन है कि जो है ना इनको कमिट किया। सर एक चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे इजाज़त से, जी आप किसी भी केस को साबित करना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेवारी होती है, इस केस को प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी क्योंकि न पैसे देने का टाइम साबित है, न वोचर साबित है, न चेक साबित है।
हाँ, इसमें चेक है कि कंपनी के पास है, लेकिन वो हैज़ गारंटी था, कंपनी पॉलिसी के मुताबिक था। कोई डेट मेंशन नहीं है, जिस डेट को पैसे दिए हैं, जिस बंदे के सामने दिए हैं, कैसे दिए हैं, कोई चीज़ मेंशन नहीं है, जगह मेंशन नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है। तो मेरी बड़े अदब से इसमें गुजारिश है कि हमारे जो क्लाइंट है उनको बाइज्जत फ्री किया जाए और केस बहुत शुक्रिया, बहुत थोड़े से टाइम के अंदर थोड़ा अच्छा प्रिपेयर किया दोनों पार्टी ने। जो डिफेंस आई थी थोड़ा सा लोग फोर होने जाते किसी भी साइड पे चले जा रहे हैं तो सारी आपको आप खेलों में जाते हैं तो ऑब्वियसली असल में ये है ही डिफेंस का, ये जो है ना ये बड़ा है, ये हम तो मतलब अपनी तरफ से ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो जो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं उसमें है ही डिफेंस का। ये जितना अच्छा प्रिपेयर होगा, जितनी सपोर्टिंग उतना ज़्यादा चलिए जी आए यहाँ से नेगेटिव वाले जिनके पास ये कंप्लेंट है डिफेंस साइड पेरेंट साइड पे कौन है? पेरेंट साइड पे आ जाए। डिस्टिंक्शन प्रोसिक्यूशन सर ने कहा था डिफेंस का केस स्ट्रॉन्ग है। पेरेंट साइड पढ़े नहीं आपके पास बेटर कॉपी है? बेटर कॉपी क्या होती है? बेटर कॉपी क्या होती है? बेटर कॉपी किसको कहते हैं? बेटर होती है बिल्कुल, जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं या किसी और ट्रिब्यूनल पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि साफ लिखा हुआ जो रीडेबल हो। मोस्टली भाई तो लॉयर की या पुलिस वालों की हैंडराइटिंग होती है, वो इस काबिल नहीं होती कि उसको फिजिकली पढ़ा जा सके। और कोर्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपको वैसे काफी वो हासिल तो आपको बेटर कॉपी भी प्रोवाइड कर दी थी। सर ये वो जो एक मसला आ रहा था पढ़ने में वो ना चले नहीं, कंप्लेंट साइड जो है वो बड़ी कंप्लेंट पे है। अब आप आगे हैं मेरे स्टेट के सामने, मेरे स्टेट के सामने जो कंप्लेंट का उसकी रिक्वायरमेंट दोनों है, वो राइटिंग भी हो सकती है वो और आपने मुझे एक इन राइटिंग जो है वो एप्लीकेशन दी मेरे स्टेट को अपने वर्जन के लिए, जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपने उसके फैक्ट्स बता देंगे। ये कि साहिल मौजा नेकोकारा का रहायशी है और ज़मीन दायरा करता हूँ। निज़ाम अलैहा मसूल अलैहा साहिल का रिश्तेदार था और दोस्ती भाईचारा का रिश्ता कायम था। निज़ाम अलैहा मोरखा 10/6/2015 को 5 बजे शाम साहिल के घर आया, जहाँ पर मुसलमान काज़म हुसैन अहमद बख्श और मुजाहिद अब्बास वल्द नवाब भांजा साकनान देहा मौजूद थे। हो गया इल्ज़ाम अलैहा ने साहिल को कहा कि मैंने रकबा खरीद करना है, मुझे 5 लाख रुपए रकम का इंतज़ाम करके दो, जिस पर साहिल ने रकम देने का वादा किया। मौका 12/6/2015 बवक्त 10 बजे दिन इल्ज़ाम अलैहा साहिल के पास आया। साहिल ने रूबरू हवान मस्तूरा वाला 3 लाख रुपए इल्ज़ाम अलैहा को दिए। इल्ज़ाम अलैहा ने मसूल अलैहा ने रकम 3 लाख रुपए 1 साल में वापस करने का वादा किया और रकम के मुतबादल एक चेक नंबरी दिस अकाउंट नंबर दिस बैंक ऑफ पंजाब बिलगिश्त ब्रांच मुल्तानपुर करके अपने दस्तखत करके दिया और कहा कि ये अकाउंट मेरी मुलाजमत का है, मेरी साल की तनख्वाह 3 लाख रुपया बनती है, जो साल बाद
निकलवा लेना। साहिल ने मोरखा 11/7/2016 को चेक अपने अकाउंट नंबर 10 UBL ब्रांच गढ़ महाराजा ज़िला जंग में जमा करवाया। मोरखा 13/7/2016 जब साहिल बैंक मज़कूर में रकम की बाबत पता करने गया तो बैंक मैनेजर ने चेक हमरा मेमो वापस कर दिया और कहा कि अकाउंट में रकम ना है, चेक डिसऑनर हो गया है, जिस पर इल्ज़ाम अलैहा ने रब्ता किया जो लैतो लाल से काम लेते हुए अब साफ इनकारी हो गया है। इल्ज़ाम अलैहा मसूल अलैहा जेली चेक देकर धोखाधही और फ्रॉड किया है। इल्ज़ाम अलैहा के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये कि साहिल मुस्तगीस ने SHO थाना गढ़ महाराजा को दरख्वास्त गुजारी लेकिन साहिल के कोई सुनवाई ना हुई। किसी पर्चा का इंदराज ना हुआ जिस पर साहिल मुस्तगीस ने रिट पिटीशन एडिशनल सेशन जज जस्टिस ऑफ पीस को दरख्वास्त गुजारी। जस्टिस ऑफ पीस ने दरख्वास्त 22 से 22B मोरखा 24/11/2016 को खारिज फरमा दी, जिस पर साहिल ने अदालत आलिया लाहौर में पिटीशन नंबर 20 गुजारी जिस पर इस्तगासे का हुक्म हुआ, जिस पर साहिल ने इस्तगासा अदालत हजूर दायर कर रहा है। जी सर लगी है सर, मेमो की लगी हुई है और चेक की जी सर। इसके साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो हमारे गवाहान हैं उनके स्टेटमेंट्स भी हैं सर। हमारे सर उसमें काज़म हुसैन है, मुजाहिद अब्बास है, ये 2 विटनेस थे, लेकिन काज़म हुसैन के जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट की और बैंक मैनेजर की भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की। हमने चार्ज फ्रेम किया, चार्ज फ्रेम करके आपको कॉपी सुनवाई कर दी है, ठीक है। इनकी जो है ये तो अब आपको बात बहुत क्लियर होगी ना कि FIR में आप पुलिस के जरिए से कोर्ट, लेकिन जो इस्तगासा में है इस सूरत हाल नहीं है कि आप जो की रिवर्सल बता रहे थे पूरा के 22 से 22 आपने पूरा प्रोसेस किया था, पुलिस के पास गए, वहाँ से आपको रिफ्यूज हुए, आप हाई कोर्ट गए, वहाँ से भी रिफ्यूज हुए, लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन दे दी कि आप जाके कंप्लेंट फाइल कर दें किसको, मजिस्ट्रेट को। जब मजिस्ट्रेट के पास जाना है आपने अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC, तो आपने अपने तमाम एविडेंस को मौके पर साथ लेकर जानी है, आपने वो उसको सबमिट करवा दी है। अब क्या हुआ कि अब चार्जशीट आपकी सेहत जो एविडेंस के बाद हमने चार्जशीट जो है वो स्टेटें जो है वो फ्रेम कर दी है। अब आपकी बारी आ रही है जी सर, ठीक है ना, एविडेंस पहले से उठी जितने वाली प्रैक्टिस खत्म करने के लिए तो सब अधूरे वाला इसमें हम्बल सबमिशन मेरी ये है कि इस्तगासे की जहाँ तक हम बात करें, ये इसमें इन्होंने एक बहुत जो है वो डिले इन्होंने किया हुआ है। इस्तगासे की ऑप्शन इनके पास पहले दिन से मौजूद थी, जब ये इनका SHO साहब ने दरख्वास्त खारिज की, उसके बाद ये में गए 22B में गए, उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए, उसके बाद इस्तगासा में आए। तो ये जो है ये डिले जो है ये इन्होंने किया है, ये इस्तगासा की ऑप्शन इनके पास पहले से मौजूद थी जो कि इन्होंने इस्तेमाल नहीं की। तो सर इसके बाद मैं इस्तगासा पढ़ देता हूँ जी सर। इसमें अब जो बात है जी सर मैं वो इसी सर इसमें अगर हम 489 के इंग्रेडिएंट्स में मैं जाऊँ तो मैं इसमें PW1 की जो है वो स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ जनाब को, जिसमें इन्होंने ये खुद कहा है। ये 3rd लास्ट लाइन है जिसमें ये जनाब लिखते हैं कि बैंक मैनेजर ने चेक पर मेमो लगाकर वापस कर दिया कि क्रॉस अकाउंट में रकम ना है, चेक जाली है।
अगर तो चेक जाली था तो फिर तो इनको जाना चाहिए था 420 में, ये जाते उसमें फ्रॉड में जाते या हमने जाली चेक दिया है उधर जाते। एक तो ये आए हैं गलत प्रोविज़न ऑफ लॉ में आए हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इसमें ये जो इनकी स्टोरी है, स्टोरी से ये जो वकूआ नरेट करना चाह रहे हैं वो बन नहीं रहा। इसमें सर सिचुएशन कुछ ये है कि ये अपने इस्तगासे में लिखते हैं कि 5 बजे शाम साहिल से मेरे घर आया, ठीक है। साहिल के घर जो है वो हम गए, लेकिन जो ये अपना PW1 की स्टेटमेंट है उसमें ये कह रहे हैं कि वो मेरे पास सुबह 5 बजे आया। पहले वो कह रहा है सुबह 5 बजे आया, फिर कह रहा है शाम 5 बजे आया। इसके बाद सर ये इसमें किसी भी जगह उसने फिर कहा जी, मैंने उसे कहा कि 1-2 दिन के बाद मैं आपको रकम दे दूँगा। अब रकम ये कह रहे हैं कि मैं मांगने आया हूँ इससे 4 लाख रुपए, दे ये मुझे रहे हैं 3 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि जी इन्होंने मुझे चेक दे दिया कि ये मेरे साल की तनख्वाहें इकट्ठी हो जाएंगी आपकी। किसी भी जगह पे इन्होंने ये नहीं इस चीज़ का जिक्र किया कि मैं कौन सी जॉब करता हूँ जिसकी मेरी तनख्वाहें आनी थी और जो इकट्ठी होनी थी और इन्होंने वो बाद में कैश करवानी थी। इसके बाद सर इसमें जो है वो ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पे इन्होंने इस्तगासे में ये जिक्र किया कि रूबरू गवाहान काज़म और मुजाहिद हमने जो है वो अमाउंट दी और इन्होंने हमें चेक दिया। लेकिन इस्तगासे में इनका जो है वो इनका जो PW2 है काज़म हुसैन, वो ये कह रहा है कि हमें मौका पर बुलवाया गया। PW1 कह रहा है ये मौका पर मौजूद थे, PW2 कह रहा है मौका पर हमें बुलवाया गया। फिर सर इसमें PW1 कहता है कि जनाब मैंने 20 नोट जो हैं वो 5-5 हज़ार के, बकिया हज़ार के। अब वो जो इनका PW2 है वो कह रहा है मुझे इल्म ही ना है कि कौन से नोट्स जो हैं वो इन्होंने दिए हैं और उसमें वो 500 वाला नोट था या नहीं था या कितने पैसे दिए गए, किस जगह पे दिए गए, वो ये चीज़ें भी नहीं कह सका। फिर इसमें PW1 ये बात कहता है कि मैं घर में बैठा हुआ था और मेरा मुँह जान में मशरक़ था और जो है अक्यूज़ जो है अक्यूज़ जो है उसका मुँह जो है वो मगरब की तरफ था। अब ये जो इनका PW2 है वो कह रहा है कि ये दोनों एक ही चारपाई पे बैठे हुए थे, एक ही चारपाई पे अपोजिट डायरेक्शन तो नहीं हो सकती। तो सर इसमें एक और बात जो है वो इन्होंने कहा कि ये ज़मीन ख़रीदने के लिए इन्होंने मुझसे उधार रकम ली, उस ज़मीन की बाबत भी इन्होंने कोई सबूत जो है वो अदालत में या ड्यूरिंग जो है वो इसमें पेश नहीं किया। और सर इसके अलावा ये कहते हैं कि चेक 1 साल के लिए था, तो इसमें भी जनाब इन्होंने जो है वो टाइम लिया कि 1 साल बाद जून में चेक जारी होना ये ज़ाहिर कर रहे हैं और जुलाई में ये चेक जो है वो बैंक में पेश कर रहे हैं और उस पर मेमो लगवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर ये सच्चे थे तो फिर ये ऑर्डर 37 के दावे में अपनी रिकवरी के लिए क्यों नहीं गए? जी सर। जी सर। जी सर। सर मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अभी मैंने सब कंप्लेंट आपका शुरू वाला आर्गुमेंट यही था कि किस वजह से काम हुआ, क्यों वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने 4 बेटियां थी और 2 बेटे। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। आपके पहले पूरा डिफरेंट केस मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। सर मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ। इसलिए कहा था कि आप जब आपको खरीद जी सर। जी सर। जी सर। और मैलिस जो है, मैलिस इसमें यही है सर कि ये अगर मैं इसमें स्टेटमेंट पढ़ूँ कि PW3 जो है PW1 जी सर PW1 की स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, ठीक है, हालांकि उसकी 3 बेटियां हैं और वो ये कह रहा है कि मेरी और कोई बेटी ना है। ये गलत है कि मेरी बेटी खालदा परवीन ने पहलवान के बेटे के साथ घर से भागकर कोर्ट मैरिज की है। ये मैलिस है। और सर इसी की बिना पर जब इन्होंने कहा कि कोर्ट मैरिज की है, उसके बाद फिर हमारी पंचायत हुई है। पंचायत में हमने जो चेक है वो इसको जारी नहीं किया, बल्कि हमने ये चेक जो है वो एक सरदार खान नामी जो आदमी है जो बतौर पंचायती वहाँ पे मौजूद था, उसको हमने चेक दिया और साथ में 1.5 लाख रुपया भी हमने उसको दिया, ठीक है। ये चेक हमने इसको हरगिज़ जारी ना किया। इम्पोर्टेंट बात है जो हेड पे हो रही है। जी सर। बहुत प्रेसिंग इशू है ये चेक मैनेज के बिना पर इन वजूहात से मैं वो दिया था तो उसकी बेटी का वो मसला था जी, वो उसकी शादी मर्जी की तो हुई थी, तो उसका मैनेजर जो है वो इस अधिकारी करना चाह रहा है, वो पुलिस करना चाह रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जी। इसको अब आप पहले लेकर आए और बाकी भी पॉइंट जी ठीक बाद में लेकर आए जी। और कोई है आपका? आपने एप्लीकेशन सर मैं अपने
एप्लीकेशन सर मैं भी बना देता हूँ जैसे वो एक भाई लिख रहे हैं हमारे स्टाफ की जगह हमने। सर हम इसमें एक्विटल चाहते हैं थ्रू इसमें, हम उसमें एप्लीकेशन पे आना ही नहीं चाहते, हम एप्लीकेशन पे आना ही नहीं चाहते। सर PW1 मेरे जो फादर साथी मैं ग्राउंड देख रहा हूँ कि हमने मेंशन किया गया है। तो 249 है। 249 इसमें सर हमें सबमिशन ये है कि आप मेरे आर्गूमेंट्स 249A पे ही सुन लें, मैं ड्राफ्ट करके भेज सकता हूँ। एप्लीकेशन वापस लेके नहीं दायर कर देंगे। मैं जो है सर वो अपने ड्राफ्ट पे जो है वो आर्गूमेंट करूँगा, इस ड्राफ्ट पे नहीं करूँगा। लगेगा लगेगा लगेगा। शायद 5 रुपीज़ टिकट तो मूल्य हमारा अंदर है, अभी नहीं लगेगा। सर मैं वो PW1 का एक आर्गूमेंट का मैं आंसर करना चाहती हूँ। सर यहाँ पे कहा गया था कि मतलब इस रिलीफ की बात की गई थी कि उनके पास और भी रिड्रेसल या रेमेडी थी जिसको वो वेल कर सकते थे। तो उसमें ये है कि PW1 में जो है साहिल ये कहता है कि उसकी जो उसने जो की थी फॉर अपील रिट की थी वो उसने, हाँ बिल्कुल, वो उसने मतलब वो क्या कहना चाहिए खारिज नहीं हुई थी, बल्कि उसने आज खुद जो है PW1 में उसने ये बयान में कहा है कि उसने आज खुद जो है इस्तगासा करने की इजाज़त मतलब जी सर। वो ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये जो चेक इशू हुआ था कि हमारी एक बेटी ने लव मैरिज की थी इनके बेटे, आपने अपनी पूरी जो एविडेंस है उसमें डिनाई किया कि ये हमारी बेटी ही नहीं थी, ठीक है, आपने एविडेंस पढ़ी होगी, पूरी हर जगह पे ये उसने डिक्लाइन किया कि ये मेरी बेटी नहीं थी। PW1 ने भी डिक्लाइन किया है और PW2 ने भी डिक्लाइन किया, ये दो सगे भाई हैं। अब इनका ये स्टांस है, ये कह रहे हैं कि ये जो आपको चेक दिया गया है, ये चेक असल में जब हमारी ये लड़की भाग के बेटे के साथ शादी हुई थी तो पंचायत हुई थी वहाँ पे, और वहाँ पे पंचायत ने जो चेक हमने इशू किया था कि ये आपके पास हमारा ऐसे शो भी रहेगा, और जो पंचायत के सरबराह है चेक कंपनी को दिया। अब आपका इसके ऊपर फोटो खड़ा है कि आपने ये बिल्ड करना है कि 3 लाख रुपया आपने इसे दिया है, कब दिया है, कैसे दिया, ये पूरी एविडेंस में कहीं पर भी नहीं दिखा। आपका पूरा स्टांस है अंटिल अनलेस वो अपना केस अपना बिल्ड करके बैठते हुए कि ये जो चेक है ये उसके ऊपर खड़ा हुआ है, और जो स्टांस ये है आपने रिबटल इसका देना, फोटोस ऑफ प्रूफ भी आपके ऊपर है, ये आप कंप्लेनर है। सर जो गवाहान है वो उनका जो बयान है, आपका एक भाई है और एक बहन है, दोनों आपके रिश्तेदार हैं। और भांजे के साथ रिश्ता भी हुआ है बेटी का, कंप्लेनर की बेटी का, वो साहब ने खुद ही आप इन्होंने हमें जो एप्लीकेशन दी है इस पेज पर अब आप अपने आगे एविडेंस की बेसिस पर दें, एक तो आपने चेक किया वो जो है सर मैनेजर जो है वो भी मतलब मैनेजर का काम तो यही है कि उसने चेक उसके पास आया उसने रिकॉर्ड आपने रिकॉर्ड की बात क्या उसमें ये है कि जो चेक इशू होना चाहिए, पहले चेक इशू हुआ डिसऑनेस्टी उसकी केस थी, नंबर 3 वो लोन की सेटलमेंट के लिए था या रीपेमेंट, नंबर 4 वो हो गया क्या हुआ उसको जी
डिसऑनर हुआ, डिसऑनर। स्लिप लग गई। अब इसमें देखो कौन से मिलने का कर रहे हैं ताकि इनके ऊपर वो डिसऑनर से हुआ क्या कोई भी डील साबित करने के लिए उसके पूरी भी जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो लाजमी पूरे करने। मंजूरिया आपको ये इंग्रेडिएंट्स के ऊपर क्या होगा आप किसी को पनिशमेंट नहीं देंगे। सर फीस तो वाकई नहीं मिली। सर किया लेकिन फीस ही इतना खराब मिला है। यही तो आर्ट है। लेकिन सर काफ़ी मतलब तो उसे कहेंगे कि नहीं आप आपकी क्वेश्चन से डाउट दूसरा जो सादा सर वो उसने बेटी से वो डिनाई कर रहा है, अब उसको कैसे जस्टिफाई उसको करें? उन्होंने अपनी एविडेंस नहीं उनके FRC निकलवा प्रोसिक्यूशन ने हाथ खड़े कर दिए सर, उन्होंने हाथ खड़े। बेसिकली प्रोसिक्यूशन जो है कोई है वो पॉइंट तो बताएं तो जजमेंट जारी। मैं आपको थोड़ा सा तीनों कैसे पूरे हो गए। सबसे पहले इसने चेक इशू किया, मुझे चेक इशू किया, रीपेमेंट ऑफ अमाउंट आपको 2,000 कैसे है जी? इससे 3 लाख रुपए इन फ्रंट ऑफ 2 विटनेसेस मिले। दोनों गवाह जो लेने हैं वो पूरी स्पोर्ट कर रहे हैं और कहीं पे भी इस चीज की डिनाइल नहीं आई कि ये 2 पैसे लिए गए हैं, क्यों लिए गए हैं, किसी ने इसके ऊपर डिनाइल नहीं किया। अब उन्होंने अपना पूरा केस इस बात के ऊपर बिल्ड किया है कि ये पैसे तो कोई नहीं दिए गए, ये तो ऐसे सिक्योरिटी चेक किया था हमने पंचायत के सरकार। आपने ये तीनों इंग्रीडियंट पूरे करने हैं कि ये चेक इशू हुआ, रीपेमेंट ऑफ लोन है या फुलफिलमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन है, वो है जी और चौथी है, तीसरी है जी डिसऑनर हो गया और एप्लीकेशन। अब इसमें आईओ का जो स्टांस है आप देखेंगे कि आईओ का स्टांस है वो आपसे वो हॉस्टाइल हो गया, कोलैबोरेट करके आपके स्टांस के साथ, यानी कि कंप्लेनेंट साइड को खुद प्रोसिक्यूशन ही खत्म कर दी। उसने कह दिया ये पैसे नहीं देने थे इसलिए ये तो सारा हुआ वहां से, मगर आपको फिर भी अपना केस बिल्ड करना है। ये ट्रायल है। सर अंडर दी सर्कमस्टांसेस प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर सकी और यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट भी हमें जाता है और जहाँ पे 2 वर्जन्स आ जाए। बेनिफिट डाउट सर इससे बड़ा साबित क्या करें कि इनका जो PW है, एक कह रहा है सुबह 5 बजे, एक शाम को 5 बजे, एक जगह को और बता रहा है, दूसरी को और बता रहा है। वो कह रहा है ये पैसे जो है मेरे पास गंदम और चनों के आए थे वो मैंने फरोख्त की थी, जो PW वो कह रहा है जी उसने पेन से फरोख्त की थी। इससे बड़ा बेनिफिट, इससे बढ़कर सर बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो इसमें हम और सर इसमें ये जो है ये तो ड्यूटी थी प्रोसिक्यूशन की कि वो अपना केस साबित करते, जो कि वो इसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और जहाँ पे सर वर्जन्स जो हैं वो अगर जो अक्यूज़ की फेवर में होगा उसी को कोर्ट जो है जी वो प्रीवियस जो मामला हमारे बेटे की शादी जो है वो इनकी बेटी जो बाकी उसने उनके साथ मैरिज की हुई है उसकी वजह से कॉपीज उसके साथ जी कंप्लेन इस्तगासा भी किया हुआ है जी। दिस इज द रीजन फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट कंप्लेन। अधूरे वाला इसमें कुछ और चीज भी है इसमें 2021 BCRLJ 586 इसमें सर जो है इस्तगासा खारिज फरमाते हुए अंडर सेक्शन 250 CRPC इन्हें जो है सर वो कॉस्ट भी फ्री एंड प्रीवियस हमारे खिलाफ की कंप्लेन फाइल करने में जो है वो फाइन सा जो है वो 1 बजे खाना वो तो हम प्रोसिक्यूशन में जाएंगे इनके खिलाफ। जो जजमेंट पास किए उन्होंने बताया कि 2021 BCRLJ 586 बेनिफिट ऑफ डाउट सर उसमें तो बता रहे हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट आ रहा है नो डाउट, लेकिन सर एक क्रिमिनल एट्रीब्यूट के ऊपर भी एक मेरी जजमेंट है मैं विदाउट मेरिट्स जो है वो केस अगर
बन गए हैं या जजमेंट आ गई है विदाउट मेरिट, देयर इज नो मेरिट ऑन द केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, so that sir then according to 2022 CRMJ note 22 सर जो है सर उसमें ये बताया गया कि विदाउट मेरिट्स जो है वो रिटर्न जो है वो नहीं हो सकता। CRLJ को तो बंद हुए अरसा हो गया जिसका ये सर जिस इन्होंने रेफर किया है उसमें 2022 में रेफर कर रहे हैं, CRLJ तो बंद हुए अरसा इसमें जो प्रिंसिपल ये सेटल नहीं हुआ, उसमें जो अपील थी वो नॉन प्रोसिक्यूशन में खारिज हुई थी, ये जो केस लाया है यहाँ पे फिट नहीं आता था। सर ये फाजिल मेंबर ने ये आर्गूमेंट्स में ये मान भी लिया कि डाउट क्रिएट हो गया है, क्योंकि ऐसे हमारा जो केस है वो स्टैब्लिश हो गया। अब जनाब जजमेंट या वेट करें ऑर्डर का। हम अच्छा बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब आप कंप्लेनेंट साइड की पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए था कि ये डाउट ये जो प्रोफेशन आ सकते उसके मुताबिक आप अपने सही या बुरा जवाब देना है। ये नहीं हो सकता कि आवाम आप खामोश ही हो गए, खड़े हो गए हैं। तो ये स्किल है, ये एडवोकेसी है कि आप कितना कॉन्फिडेंस है और उसमें आपकी कितनी तैयारी है, समझ आते हैं आप। वैसे मैं इसमें ये समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन साइड के पास जो विटनेस हॉस्टाइल हुआ था उसके ऊपर जो जिरा हुई थी वो अच्छे पॉइंट्स थे उसमें, उसने कोई भी उसमें डॉक्यूमेंट्स जो वो पेश नहीं किया था उसमें कोई भी, तो वो इनके पास अच्छे पॉइंट थे, आर्गूमेंट्स थे, इसी बात पे आए नहीं। उसकी जिरा को अगर ये देखते तो जरूर इसकी जजमेंट भी देंगे और जो जजमेंट है वो अभी आपको पता चलेगा किस रीजन के ऊपर जो मजिस्ट्रेट साहब ग्राउंड इसमें ग्राउंड सर ये होना चाहिए मेरे नज़दीक कि जो चेक है आपको देता हूँ अक्विटल की दीजिएगा। अक्विटल ही है इसमें, इसमें शॉर्ट ऑर्डर है अक्विटल प्रीवियस मामले के ऊपर थैंक यू सर, थैंक यू जी। हमारे साथ मेरे कोलीग मेरे पार्टनर ये राजस्थान दोनों साइड्स ने दोनों प्रोपोजिशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा सा रास्ता के लिए कंप्लीट केस हमने दे दिया था और यहाँ पर कंप्लीट केस नहीं था, दोनों ने हाइपोथेटिकली जो है वो उनके पास तमाम फैक्ट्स मौजूद थे। यहाँ पर ऑर्डर नहीं सिर्फ दिया था बल्कि आपने दे दिया होगा, जबकि आपके पास तो खैर दोनों ने बहुत अच्छी तैयारी की। मूव के अंदर ये कुछ होता है, दोनों ने बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है। ये केस जो जब चूँकि डिसाइड होती है तो ऑब्वियसली इसमें अली आप एक्सप्लेन कर दो। जी जज साहब ने इसके ऊपर एक ट्विटर दिया है कि जी मैनर्स ऑफ द कंप्लेनेंट जो है वो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जो चेक था वो था एज ए श्योरिटी पंचायत के सरबराह के पास था। क्योंकि कस्टम भी यही होती है, जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा, मैं भी आपको ऑर्डर देता हूँ तो जी कस्टम है कि जहाँ तक पंचायत बैठती है कोई भी तो वो पार्टी से श्योरिटी भी तलब करते हैं। चूँकि यहाँ पर उसकी बेटी की लव मैरिज थी कंप्लेनेंट की अक्यूज के बेटे के साथ, तो इस वजह से वो अक्यूज से कुछ लेना चाह रहे थे ताकि कल को अगर कोई फैसला होता है तो वो उसके ऊपर पूरी तरह इम्प्लीमेंट करवा सके। इस वजह से चेक उसने, और जज साहब के नज़दीक भी यही राय थी कि ये चूँकि इसने अपना बिल्ड नहीं किया कि किस मकसद के लिए पैसे दिए गए हैं, और ये बिल्ड हो रहा है कि ये चेक चूँकि सरबराह पंचायत को दिया गया और उसकी मैनेज पहुँचाया चेक इसके पास, डायरेक्टली चेक का देना साबित नहीं हुआ। इस वजह से मैरिज ऑफ द कंप्लेनेंट पार्ट बनाते हुए जैसे हमने अपनी जजमेंट के ऊपर एक्विटल किया। और जो इनका दूसरा केस था चूँकि वो अच्छा इधर एक मिनट, अच्छा इसमें जो कंप्लेनेंट साइड थी उसने बड़ी जल्दी हार मान ली, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर जो है वो किसी ना किसी चीज़ पर रिलाई करके उसको रीइंफोर्स करवाने की कोशिश करनी होती है, ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल होना। आपके ये बार वोकेशनल कोर्स के अंदर बहुत सी चीज़ें आप गो थ्रू हो रहे हैं, आप इंटरनेशनल लॉ से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आप जितने हमारे मेट्रोपोलिटन लॉज हैं, लोकल लॉज हैं, उनसे भी गो थ्रू हो रहे हैं। अब हमारे पास एक केस आया जी, कनाडा के अंदर एक मसला हुआ था एक बच्ची के साथ, उसका यहाँ पर क्या हुआ, बोर्ड जो है उसको उसने वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट लिया स्कूल का और यहाँ पर आकर FA के पेपर दिए,
मैट्रिक नहीं किया था और वो वाला सर्टिफिकेट जो था उसको मिलना था, वो कनाडा से हम डिपोर्ट होकर आ गए। अब हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि हम वहाँ से साबित कर सके उसने मैट्रिक वहाँ पे किया है। उनको बार बार ईमेल्स लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हमने जी इंटरनेशनल लॉ का हवाला दे दिया कि एक बच्चे का जो है ना बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड, वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और उसके ऊपर जो है ना कोर्ट को रिलाई करना चाहिए और हमें इक्विवेलेंस का ऑर्डर करना चाहिए बोर्ड को। अच्छा, हमारी कोर्ट को तो अभी समझ नहीं आई, लेकिन वो वाली पिटीशन उन्होंने उठाकर तो उधर कनाडा में उस काउंटी को भेज दी, वो जो डिस्ट्रिक्ट थी उसको भेजी। अच्छा, उन्होंने कहा कि इन्होंने तो अच्छा वो उस इंटरनेशनल कन्वेंशन के वो भी पार्टी हैं, हम भी पार्टी हैं। अब जब वो पार्टी बनते हैं तो अपने पूरे सिस्टम के जरिए से बनते हैं। हम थोड़ा सा, हमारा सिस्टम ये है कि हम पहले साइन करते हैं और उसके बाद अपने लॉज को चेंज करते हैं। वो पहले अप्रूवल लेते हैं अपने लेजिस्लेटर से और उसके बाद जो है वो कोई भी कन्वेंशन जो है वो साइन करते हैं। अच्छा, वो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने फौरन जो है ना वहाँ से रिस्पॉन्ड भी किया और वो लेटर भेज दिया, काम वहाँ से हो गया। यहाँ से जज साहब ने कहा यार तुसी की कीता है, इंटरनेशनल लॉ मैं की करा, ठीक है। लेकिन क्या है कि कोई ना कोई तो रेमेडी आपके पास होनी चाहिए ज़हन के अंदर, आपने कुछ ना कुछ स्पोर्टिंग जो है वो निकाल के रखनी है। यही लॉयर का काम है, यही आपकी एडवोकेसी, ठीक है ना। इतनी जल्दी हार नहीं माननी, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर आपने ज़रूर खेलना है, ठीक है। आजकल खेलने वाला लफ्ज़ बड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई ग्राउंड आपने बनाकर उसके ऊपर खेलना है, ठीक है। चलें अली, इस साइड पर क्या वो फैक्ट्स थे और क्या रिजल्ट हो गया? अच्छा, इस साइड के जो फैक्ट्स थे वो बड़े सिंपल थे कि वो लड़के ने फैक्ट्री छोड़ने के बाद जो चेक जारी हुए हैं और वो कैश हुए हैं और डिसऑनर हो गए हैं साहब। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैंने एक पहले बात बताई थी सबको कि आयु ने अपनी फाइंडिंग में लिखा था कि जो पैसे देने हैं वो साबित नहीं हो रहे मगर चेक देना साबित हो रहे हैं। इसके ऊपर एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 2014 CMR 1369। इसमें क्लियरली लिखा है कि जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते किसी भी सेक्शन के, अब जैसे इसमें आईओ ने अपनी तफ्तीश की है और उसमें ये रीपेमेंट ऑफ लोन का साबित ही नहीं होना पा रहा, तो 489F अट्रैक्ट नहीं कर सकता और ये केस फर्दर इंक्वायरी का बन जाता है। 2014 CMR 1314 2014 CMR 1369। इसमें जज साहब ने क्लियरली मेंशन किया कि जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होंगे, आपकी रीपेमेंट ऑफ लोन ही साबित नहीं हो रही, तो आप आगे कैसे चल सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये केस फिर इक्विटल का बनेगा कि डिस्चार्ज का बनेगा। अब बदकिस्मती सिस्टम की ये भी हमारे साथ चलती है कि जब आयोग किसी केस के अंदर रिमांड लेता है और वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर रहा होता है या तफ्तीश कर रहा होता है, तो ये चीज़ें कोर्ट उस वक्त इस्टेब्लिश नहीं करती। कोर्ट कह देती है कि ये मैटर ऑफ एविडेंस है कि आइदर कि ये पैसे देना साबित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इस वजह से फिर ये एविडेंस में जाता है कि एविडेंस के अंदर जो प्रोसिक्यूशन का मेन काम है वो ये इस्टेब्लिश करना है कि जी ये रीपेमेंट ऑफ लोन है। और रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए आपको सबसे पहले प्रोसीजर, अब इनमें से एक भाई ने कहा कि जी कैश दिए थे पैसे, कोई भी कंपनी जैसे इन्होंने बताया कि जी जो भी फाइनेंशियल प्रोसीजर होता है तो कैश नहीं देती कंपनी। प्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन, जो भी आपने लोन लेना है एक प्रेजेंट करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे कंपनी के मैनेजर के नाम पे, सीईओ के नाम पे, जो भी अथॉरिटी है कंप्यूटर उसके नाम पे वो प्रोसीजर होगा। और इस केस के अंदर किसी भी कंप्लेनेंट ने कौंसल ने ये आर्गू नहीं किया कि ये प्रोसीजरल जब तक कंप्लीट हुआ ही नहीं कि प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है। पहले इन्होंने एप्लीकेशन दिया, वो एग्जिबिट करवाई, प्रोसीजर था। एप्लीकेशन जब प्रोसीजरल हो रही थी उसके ऊपर हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने साइन किए, जो HR मैनेजर था उसने साइन किए, जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न थे उन्होंने साइन किए, वो रिपोर्ट साफ है। कोई आपकी तरफ से ये आर्गूमेंट्स नहीं आया और ना ही आपने ये इसके ऊपर कोई प्ली ली है। नहीं, अब मैं कंप्लेनेंट की बात कर रहा हूँ, ये कंप्लेनेंट ने साबित करना था। अच्छा, आपके पास एक क्वेश्चन था कि क्योंकि ये चेक कंपनी का, कंपनी की बिहाफ पर जो बंदा कंप्लेंट दर्ज करवा रहा है आया उसके पास कोई अथॉरिटी है, तो लॉ, कंपनी लॉ कहता है कि जो भी लिटिगेशन होगी वो आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड होगी ना, बोर्ड के मिनट्स होंगे या उसके पास अथॉरिटी लेटर होगा, ठीक है ना। तो फिर ही वो कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है और रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है। और कई दफ़ा ऐसा मामला होता है कि उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, उसके पास ना अथॉरिटी होती है, तो केस वहीं पे फारिग हो सकता है। तो ये जो है
आपने एविडेंस पे वो भी पेश करना था, उसका अथॉरिटी लेटर। अच्छा, अभी एक बात हुई थी रिसेंटली, ट्रायल का बड़ा बेसिक वो हिस्सा है कि अली साहब ने एक बात करी कि जी आप बताएंगे कि ये एक्विटल का केस था कि या डिस्चार्ज का केस। तो बेसिक ट्रायल पे जो बात होती है ना, वो इनिशियली तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्विटल क्या है और डिस्चार्ज क्या है। किसी दोस्त को पता हो तो बताया जी, एक्विटल और डिस्चार्जिंग में डिफरेंस जी बताएं। वो इधर भी बताना चाह रहे हैं। क्या कर सकता है जी? अच्छा जी, चलिए। हाँ जी, इधर भी। ओके, कौन कर सकता है जी? मजिस्ट्रेट कॉल कर सकता है। Exactly. भाई का बहुत अच्छा इन्होंने ब्रीफ किया कि जी एक्विटल और डिस्चार्ज का यही एक बेसिक है कि डिस्चार्ज प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है और एक्विटल जो है वो जुडिशियल ऑर्डर होता है, और जुडिशियल ऑर्डर कैन नॉट बी रिव्यूड बाय द क्रिमिनल कोर्ट। और इसका जो डिस्चार्ज की है वो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने आती कि जो कि लाइसेंस करती हो किसी अकरन से या सफा मिसल पे कोई ऐसा बदनीति या कोई और कोई ऐसी एविडेंस जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको इन्वॉल्व कर रही हो, तो पुलिस के पास इख्तियार है कि वो उसकी डिस्चार्ज मुरतब कर दे। लेकिन डिस्चार्ज की जो पेनल्टी है, जो फाइनल होना है, वो फाइनल मजिस्ट्रेट ने ही करना होता है। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो मजिस्ट्रेट जो है ना उस पर एग्री करे या डिसएग्री करे। उसके पास ऑप्शन होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, अगर तो वो एग्री कर देगा तो वो फाइनल हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक्विटल के बाद वो फाइनल हो जाएगा। उसका आगे सेकंड रेमेडी वो फिर जुडिशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वो डिसएग्री कर जाए तो पुलिस बाउंड होती है कि वो रिपोर्ट अंडर 173 CRPC सबमिट करवाए और प्रॉपर जो है ना ट्रायल कमेंस हुए और वैसे ही फर्दर जो रमायत हो और सारा उस प्रोसेस से गुजरे। तो बिल्कुल ये एक्विटल और डिस्चार्ज का जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है जो भाई ने बताया, और बड़ा अच्छा भी है क्योंकि ट्रायल फिर स्टार्ट ही वहीं से होता है। जब 173 की रिपोर्ट जमा हो जाएगी तो उसके बाद ऑब्वियसली ट्रायल कमेंस होना होता है, उस पर फिर एविडेंस आनी होती है दोनों साइड से, और फिर फाइनल जजमेंट है उस पर क्या ऑर्डर होता है क्या नहीं ऑर्डर होता है। जी 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 उसको बिल्कुल रिवीजन फाइल जी बिल्कुल जो ऑर्डर अगर होगा डिस्चार्ज का, अगर वो उसको डिसएग्री करता है या एग्री करता है, दोनों जो है ना रिवाइज हो सकते हैं, रिवीजन फाइल होएगी उसके अपर फोरम में। तो अगर तो मजिस्ट्रियल कोर्ट का है तो जाहिर सी बात है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की कोर्ट होगी, एडिशनल सेशन जज साहब की। अगर एडिशनल हो गई उसी का डिस्चार्ज की प्योर उसका है, उसके बाद रिट फाइल होती है सेकंड ऑर्डर जो लेना हो, अगर उस ऑर्डर के खिलाफ वो फिर रिट होएगी हाई कोर्ट। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं होएगा, वो जुडिशियल ऑर्डर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर तब तक है जब तक के SHO ने फाइनल करके DSP से साइन करवा के डिस्चार्ज की रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवा दी। जब वो उस पर कॉग्निजेंस लेके अपना वर्डिक्ट लिख देगा, एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा, तो वो फिर जुडिशियल ऑर्डर होगा, उसकी रिवीजन लाई करेगी बिफोर दी कॉम्पिटेंट कोर्ट।
जो कि अपर फोरम होएगा ASJ का या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का जो कंसर्न होगा उस पर, तो उस ऑर्डर के खिलाफ जब भी जाएंगे तो फिर रिट में आएंगे आप मेरे। जी 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 उसके बाद जी 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 सर, कंप्लीट हो गया हमारा। मैं उसके पास सर सुप्रीम कोर्ट लेके गया, सुप्रीम कोर्ट ने जाके उसको क्योंकि दोनों कोर्ट का जो था कह लें कि वर्डिक्ट वो दोनों ही गलत थे, उन्होंने जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया। अगर किया होता तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत ना आती। जाहिर सी बात है केस रिमांड हुआ होगा दोबारा से आपका जो है ना वो उसका जो ऑर्डर था उससे रिवीजन में जाना था, फिर उसके बाद रिट में आना था। बिल्कुल आपकी आई होप हमारा बार काउंसिल का इजलास भी नीचे चल रहा, तो मेरा सफ़ा मरवा ही हो रहा है, वो एक पर उधर भाग के इधर भाग के इबादत इन बिटवीन लगता है हो रही है। उम्मीद है कि बच्चा जो पाँव मार रहा है उसके साथ पानी का बीच में निकलेगा। और आप सारे के सारे कर रहे हैं, अपनी मेहनत वगैरह कर रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आप भी यहाँ पे इतनी अटेंडेंस में, इतनी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं। मिकदाद भाई और हम तो मेहनत बीच में करते रहते हैं, मगर अल्टीमेटली करना आपने ही है। एड़ियाँ आपने ही करनी है, पानी का चश्मा आपके ही एड़ियाँ मारने से इंशाल्लाह फूटेगा और ये प्रोफेशन जो बेहतर डायरेक्शन के अंदर जाएगा वो इसी तरीके से चलेगा। देखो तहे दिल से, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट आउट किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे आया तो 8 वकील सामने सारे खड़े हुए थे और इब्तदा में आप देखेंगे मैडम आ जाइए, मैडम आई हुई। इब्तदा के अंदर मैडम कह रही थी कि मैंने तो पहले कभी किया ही नहीं। अगर आप हमारे इस आज सारे का सारा कभी मैंने खड़े होकर बात नहीं की। आज तीसरा दिन है, मैडम लगातार बीच में लगता है शौक भी हो गए। और देखें असल में इस प्रोग्राम की सक्सेस स्टोरी आप हैं। मैं आपको ऐसे वैसे बीच में मस्का वगैरह नहीं लगा रहा। सच्ची बात यह है कि आपने हमारे सामने नजर आ रहा है, वो भाई ने कल वो पीछे बैठे हुए हैं नुक्ता निकाला, वो मर्डर का केस जो आपके सामने था। सर कल एक मर्डर का केस हम कर रहे थे, एक्चुअल मर्डर का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया हुआ। उसमें ट्रायल के दौरान वो नुक्ता नहीं किसी ने रेज किया, दोनों वकीलों ने। उसके बाद अपील में किसी ने नहीं किया। उस बंदे को डेथ सेंटेंस हुई और डेथ सेंटेंस होके उसको हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने उसके अंदर शहराम साहब ने भी नहीं सोचा और बाकियों ने भी, ये उनके सामने नुक्ता नहीं आया कि जी रक्षा कहाँ पे रुका, कल जो बात सारी की सारी हो रही और भाई ने निकाल लिया। बात ये है, और आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस वगैरह ये होना चाहिए। वो चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और इंशाल्लाह ये नुक्ता अगर उनके फेवर में हुआ तो ये शायद इस्तेमाल करेंगे वहां पे, राइट। आपके सामने भी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बीच में थोड़े से बौखला गए थे एक सेकंड के लिए। और यही तरीका है, बिकॉज इस प्रोफेशन की खूबसूरती ये है कि आप एतजाज एहसन को हरा सकते हैं अपनी मेहनत ज़्यादा करके और इस चीज़ के साथ, अपनी ट्रेनिंग के साथ। और हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे हैं। आपके अंदर नज़र आ रहा है कि ये मवाद, ये मेहनत करने की चीज़ आपके अंदर मौजूद है। आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैडम का मैं आपको बार बार ये इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि मैडम ने अब कॉन्फिडेंस के साथ करती हैं, शौक के साथ आती हैं। इस प्रोफेशन का मज़ा भी ये, मैडम से जितना मैडम अगर झिझक रही थी तो मैडम से ज़्यादा मैं झिझका करता था। मेरे से ज़्यादा शर्मीला बच्चा कोई ज़िंदगी में नहीं था। मेरे से 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे और मैंने वकालत को चूज़ भी एज अ प्रोफेशन इसलिए किया कि मैं चाहता था कि मैं चैलेंज हूँ और मैं ये जो मेरी में कमी कोताही है वो मेरी बेहतर हो। ये प्रोफेशन आपको इतना ज़्यादा पे बैक करता है और उसका एक एग्जाम्पल आज आपकी पार्टिसिपेशन की वजह से था। क्योंकि आपको याद होगा कि पहली के अंदर सिर्फ 3 लड़कों ने आर्ग्यू किया और उठ के चले गए। कल जब वो केस को चश्मा चलना शुरू हुआ तो फिर बारी बारी सारे आने ही शुरू हो गए। वो बल्कि मेंबर जो हमारे मेंबर साहब थे कह रहे थे यार बस भी करो, मैंने भी बीच में करना है, लेकिन आप आ रहे थे।
आज इतनी तादाद में मौजूद हैं। यही चीज़ है, मैं आपको कह रहा हूं, आप सारे के सारे अपने बहुत ज़बरदस्त वकील आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उसको आपने बीच में से निकालना है। और उसके लिए ये जो हिस्सा बीच में डाला गया है मिकदाद भाई का आज आपके सामने, दिस इज द अचीवमेंट। ये चीजें आप करेंगे, अपने दोस्तों के साथ करेंगे, सिर्फ इस चीज का ना इंतजार करेंगे मोहम्मद क़य्यूम का बार वोकेशनल कोर्स होगा तो वहां पे ये होगा, ये आपको। और मैं आप ज्यादा बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं, आप तो यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं जो वीडियो के ऊपर हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं, कि आप अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, आप अपनी बार एसोसिएशन में भी कर सकते हैं। ये कह देना कि जी लाहौर के अंदर हो रहा है, देखो हमारे साथ कितना जुल्म है, किसने रोका? आप अपनी बार एसोसिएशन के अंदर 5 लड़के बैठ के ये मवाद हमने सारा अपलोड कर लिया, वो करें। मैं आपको आज भी ये कह रहा हूं, अभी हम रिसर्च के ऊपर बात करेंगे, हर जजमेंट ऐसी है कि आप, एक अफसाना है कि आप उसको प्ले आउट कर सकते हैं, हर जजमेंट PLD की। नवाज शरीफ वाले केसेस छोड़ें, आप बार काउंसिल में बैठ के ये बात करना कि जी वो एवनफील्ड का फैसला सही है तानू की, आपकी रोजी रोटी से क्या ताल्लुक होता? बात तो ये होनी चाहिए कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मेरा फंसा है, जज के अंदर पैसे जमा कराओ, बैलेंस जो अमाउंट है तो उससे तोड़ की क्या बात है? बार काउंसिल, बार एसोसिएशन के अंदर ये गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि आपकी रोजी रोटी, आपके बच्चों को आप कपड़े लेके दे सकेंगे, फीस अदा कर सकेंगे कि नहीं, उनका इन चीज़ों से ताल्लुक है। ये अपनी जहनियत, ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, और आपकी वजह से ही, मैं फिर कह रहा हूँ, चश्मा यहाँ से ही फूटना है। आप ये करेंगे और अपने दोस्तों के साथ आगे करेंगे तो मैं आपको कसमन कह रहा हूँ कि ये प्रोफेशन बहुत ज़बरदस्त है। मैं खुशी खुशी, मुझे कहाँ थका हारा होता हूँ, लेकिन खुशी खुशी यहाँ पे आता हूँ, खुशी खुशी मुकदमा करने के लिए जाता हूँ। तो अल्लाह मियाँ की सबसे बड़ी नेमत ये है कि अच्छा प्रोफेशन हासिल करना। तहे दिल से एक हमारा मकसद यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल जो कि ख़ास तौर पे कंट्रीब्यूट भी करते हैं लोगों की ट्रेनिंग के लिए, ये सबसे बड़ा सदका जारी है। मिकदाद भाई, हमारे भाई यहाँ पे जो मौजूद है, इनको तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। इन्होंने आपको वक्त दिया, वक्त बहुत कीमती होता है वकील का, इनके लिए तालियां ख़ास तौर के ऊपर। और अब तमाम दोस्तों से इसको कहते हैं तहे दिल से शुक्रगुजार है। मिकदाद भाई, आप लगती रहेगी, मैं मिकदाद भाई की तरफ से आप तमाम दोस्तों के लिए एक तोहफा भी है। हम चाहेंगे कि अब अभी दे दीजिए, मेरा ख्याल में